हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। यहाँ स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जेईई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन से, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप पर शिफ्ट एक क्वेश्चन मांग सकते हैं। तो इस चैप्टर को छोड़ने की गलती या फिर हल्के में लेने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। इसका कॉन्सेप्ट रिवीजन देखना है तो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में, आधे घंटे के अंदर ही इन सारी चीज़ों को रिवाइज कराया हुआ है। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर इस वीडियो को शुरू कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। CH3O CH2Cl will undergo SN1 reaction through it is, अच्छा दो it is a primary halide। अच्छा SN1 रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा होगा वहां पर आपकी SN1 रिएक्शन प्रोसीड कर रही होगी। तो इसको बाहर निकाल कर लाइए, इसको बाहर निकाल कर लाइए तो क्या होगा, यहाँ पर CH3 नीचे लीजिए थोड़ा, CH3O और CH2, यहाँ से अगर हम क्लोरीन को बाहर निकाल दें तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बन जाएगा। ठीक है, अब इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कौन करेगा, इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन जो है, ऑक्सीजन जो है उस पर लोन पेयर है, ऑक्सीजन के लोन पेयर इसको स्टेबलाइज कर रहा होगा। दैट मींस स्टेबल कार्बोकेटायन होने की वजह से यस, यहाँ पर SN1 रिएक्शन प्रोसीड कर रही होगी। ओके, स्टेटमेंट सेकंड क्या है, अच्छा ये लिखा हुआ है इट विल नॉट, अच्छा नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन वेरी इजिली दो इट इज अ प्राइमरी हैलाइड। सही बात है, ये बहुत ही आसानी से यहाँ पर SN2 रिएक्शन नहीं हो रही होगी, क्योंकि जो आपकी SN2 रिएक्शन होती है वो स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड कर रही होगी। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो इसका मतलब उतनी बढ़िया तरीके से अटैक नहीं हो पा रहा होगा, यानी कि उतनी बढ़िया तरीके से ये अटैक नहीं कर रही होगी, यानी कि इट विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन वेरी इजी। तो बात ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं स्टेरिक हिंड्रेंस कितनी ज्यादा है भाई साहब। इधर उधर मिथाइल ग्रुप ने घेर कर रखा हुआ है, तो अटैक उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो SN2 रिएक्शन इतनी बढ़िया तरीके से प्रोसीड नहीं करने वाली, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, when secondary butyl cyclohexane reacts with bromine in the presence of sunlight the major product is। अच्छा, तो यहाँ पर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं आप। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो आपका ब्रोमीन होता है वो हाईली सिलेक्टिव होता है। हाईली सिलेक्टिव होता है, इसका क्या मतलब हुआ, हाईली सिलेक्टिव होता है दैट मीन्स 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ये है इसका रिएक्शन, इसका अटैक करने का ऑर्डर। यानी कि अगर आपके पास कहीं पर भी 3 डिग्री कार्बन है तो वहां पर ये अटैक जल्दी कर रहा होगा, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री पर अटैक इतनी आसानी से नहीं करने वाला। तो अब आपको यहाँ पर देखना है जो भी रेडिकल का फॉर्मेशन आप करने वाले हैं, यहाँ पर आपको देखना है कि 3 रेडिकल का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पर हो रहा होगा। 3 रेडिकल का फॉर्मेशन हर एक में 1 2 3 4 चारों में ही 2 बार हो रहा होगा। कहाँ कहाँ पर, जो पहला होगा रेडिकल का फॉर्मेशन वो होने वाला है आपका साइक्लोहेक्सेन रिंग पर, जहाँ से ये अटैचमेंट हुई, अटैचमेंट मतलब जो ये है ना, अटैचमेंट नहीं, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर लिख देंगे हम, साइक्लोहेक्सेन जो रिंग है आपकी वहाँ पर, अभी एक्सप्लेन करते हैं कैसे। और जो दूसरा आपको टर्शरी रेडिकल मिलने वाला है वो कहाँ पर मिल रहा होगा, वो मिल रहा होगा ये क्या है, 4 है ना, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हम लिख रहे होंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप पर। ठीक है, अच्छी बात है। अब आप हमें बताइए कि स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पर ज़्यादा होगा, जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है ऑब्वियसली बात है वहीं पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो रहा होगा। अगर वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो अटैक इतनी आसानी से इस पर नहीं हो पाएगा। तो अटैक कहाँ पर हो रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली सभी में कहाँ पर अटैक होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप में अटैक हो रहा होगा, क्योंकि इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। आप यहाँ सही पर देख सकते हैं, जैसे कि मैं पहले वाला एग्जांपल देता हूँ आपको, ये आपको रेडिकल मिल जाएगा और यहाँ पर ये वाला रेडिकल मिल जाएगा, यहाँ पर ये रेडिकल मिल जाएगा, यहाँ पर ये रेडिकल मिल जाएगा। अरे दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल देना चाहिए भाई साहब। यहाँ पर हम टर्शरी रेडिकल की बात कर रहे हैं, राइट। साइक्लोहेक्सेन जो रिंग होती है उसमें आपको ये टर्शरी रेडिकल कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर ये अटैच है ग्रुप, जहाँ पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, जहाँ पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा होगी यार। अरे है ना, यहाँ पर बताइए स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है ना, बिल्कुल ज्यादा है, आपको स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाई पड़ रही है, ब्रोमीन वगैरह सब कुछ घेर के रखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर अटैक नहीं होने वाला, टर्शरी रेडिकल जो बन रहा है यहाँ पर इसमें अटैक नहीं होगा, इसमें अटैक हो रहा होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। अच्छा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसका मतलब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए। अब मुझे बताइए कि सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पर है। सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस जनाब आपकी ऑप्शन नंबर 3 में आपको नहीं, सॉरी ये सेकंड है ना, ऑप्शन नंबर 2 में आपको नहीं रहनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। देखिए यहाँ पर ब्रोमीन घेर के रखा है इसको पासी से, है ना, बड़ा है ना, अरे उसी कार्बन से जुड़ा हुआ है ना पास, और यहाँ पर एक कार्बन दूर चला गया है ब्रोमीन, तो इसका इफेक्ट कम हो चुका है। यहाँ ब्रोमीन उसके पासी वाले कार्बन जुड़ा हुआ है, ये तो उसी से जुड़ा हुआ है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ये सभी में ज्यादा है। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस काफी कम हो चुकी है, क्योंकि ब्रोमीन एक और कार्बन छोड़ के दूर भाग चुका है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ब्रोमीन हाईली सिलेक्टिव होता है, पता होना चाहिए सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 3, द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 व्हिच गिव्स ओनली वन मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव एंड टेक्स अप
4 moles ऑफ हाइड्रोजन पर मोल फॉर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हैज पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, देखिए अरे पेन क्यों नहीं चल रहा है, हाँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑफ H2 के हेलोजिनेशन के लिए आपको एक डी चाहिए, मतलब एक पाई बॉन्ड चाहिए, एक डी लिखते हैं हम यहाँ पर, एक डी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपको 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दिए हुए हैं, 4 मोल्स ऑफ H2 का जो आपको हाइड्रोजनेशन करवाना है उसके लिए आपको 4 डी चाहिए। और जैसे ही मैंने यहाँ पर 4 डी लिखा, जो अभी तक आपके दिमाग में आ रहा था कि जो C6H6 लिखा हुआ है वो बेंजीन है, तो जनाब वो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप बेंजीन बनाइए। यहाँ पर आप जब बेंजीन बनाएंगे तो यहाँ पर आपको 3 पाई बॉन्ड नजर आ रहे होंगे, और 3 पाई बॉन्ड में जनाब आपकी 4 डी पॉसिबल नहीं है, है ना। एक पाई बॉन्ड मतलब एक डी, 3 मतलब एक, ये क्या है, एक डबल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड मतलब एक पाई यानी कि एक डी, एक ट्रिपल बॉन्ड मतलब दो पाई बॉन्ड यानी कि 2 डी, ऐसा होता है, हाँ ऐसा ही होता है। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब एक डी मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। फॉर्मूला याद है ना इसका, C+1, हालांकि इसका यहाँ पर यूज नहीं है तो उसको बताएंगे क्या हम, है ना, कोई जरूरत नहीं इसको बताने की। तो 4 डी मतलब 4 पाई बॉन्ड है ना, 4 डी अगर आ चुका है तो इसका मतलब, एक सेकेंड, 4 डी मतलब 4 पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन नहीं 4 पाई बॉन्ड। अब एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरे इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है तो यही जुड़ जाता है, यानी कि एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 4 पाई बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि आप मल्टीप्लाई 2 कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है एक पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, 4 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, अगर बॉन्ड लिखा होता तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते, सिर्फ और सिर्फ 4 होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका सही आंसर हो रहा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। द कन्वर्जन प्रोसीड्स वेल इन लेस पोलर मीडियम। अच्छा, CH3 CH2 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 Cl, और यहाँ पर OH निगेटिव है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा मैं बता देता हूँ, OH निगेटिव है यहाँ पर, CH3 CH2 ओके। तो यहाँ पर जनाब आपकी जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही होगी वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड कर रही होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड दिखाई दे रहा है, हाँ ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड मतलब जो क्लोरीन कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ यही कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर SN2 रिएक्शन प्रोसीड कर रही होगी, SN2 रिएक्शन जो है वो यहाँ पर निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल को इन्वॉल्व कर रही होगी, जैसे कि यहाँ पर OH निगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। जो आपकी SN2 रिएक्शन है जो आपकी ये SN2 रिएक्शन है वो मोर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मोर, एक सेकेंड, यहाँ पर हम लिख देते हैं मोर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इसका सॉल्वेशन बढ़ जाता है, मोर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिख लेना यार आगे तुम, है ना, मेरे से लिखा नहीं आ रहा है। मोर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये इसका जो सॉल्वेशन है वो बढ़ जाता है, सॉल्वेशन बढ़ जाता है। अगर इसका सॉल्वेशन बढ़ रहा है दैट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो रही होगी, दैट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी भी बढ़ रही होगी, एक्टिवेशन एनर्जी भी बढ़ रही होगी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रही है तो उसका सीधा सा मतलब है कि आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है स्लोज डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। ये बात आपने एक्टिवेशन एनर्जी में पढ़ रखी है, सॉरी ये बात आपने केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ रखी होगी कि जब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है। इसका मतलब जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, क्या लिया था हमने, मोर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आपकी रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, इसका मतलब जो लेस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही होगी। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है द कंजर्वेशन प्रोसीड्स वेल, बहुत ही अच्छी तरीके से ये कन्वर्जन प्रोसीड कर रहा होगा, क्योंकि आपके पास लेस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, दैट मींस स्टेटमेंट 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। क्यों, क्योंकि लेस पोलर प्रोटिक जो सॉल्वेंट होगा वहां पर सॉल्वेशन कम हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी, दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती हुई नजर आएगी, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से कन्वर्जन प्रोसीड कर रहा होगा। ठीक है, देखिए मैंने अपना भैया पूरा एफर्ट डालने की कोशिश करी है आपको ये क्वेश्चन समझाने के लिए, है ना, आई होप आप समझ भी पाए होंगे। स्टेटमेंट सेकंड को देखते हैं, द कन्वर्जन प्रोसीड्स वेल इन द मोर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा ऐसा है क्या, यहाँ पर आपकी एल्काइल क्लोराइड है, प्राइमरी एल्काइल क्लोराइड है, यहाँ पर आपके पास R3N लिखा हुआ है, दैट मींस मतलब ये टर्शियरी एमाइन है, यहाँ पर 3 डिग्री एमाइन है आपके पास, ये भी आपके SN2 मैकेनिज्म को ही फॉलो कर रही होगी, बट जो यहाँ पर आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, एक सेकेंड, ये भी आपके SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रही होगी। और जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कहीं पर भी आपको दोनों रिएजेंट यानी कि दोनों रिएक्टेंट, ये वाला भी रिएक्टेंट और ये वाला भी रिएक्टेंट आपको निगेटिवली चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि यहाँ पर एक निगेटिवली चार्ज दिखाई दे रहा था ना, बिल्कुल दे रहा था, देखिए OH निगेटिव, बट यहाँ पर एक भी निगेटिवली चार्ज नहीं है। लेकिन जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट होगी या फिर जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हाईली पोलर होने वाले हैं, दैट मीन्स
तो यहाँ पर आपका मोर पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट होगा, वो पोलर ट्रांजिशन स्टेट को बहुत ही अच्छी प्रकार से स्टेबलाइज कर रहा होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेबलाइज करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती हुई तुम्हें नजर आ रही होगी। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है, क्योंकि प्रोसीड्स वेल लिखा हुआ है इन मोर पोलर प्रोटीन मीडियम, सही बात है। तो अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर ट्रू। तो यहाँ पर मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ सेकंड ऑप्शन वाला, मतलब स्टेटमेंट सेकंड है CH3 CH2। अच्छा, तो इसकी रिएक्शन आप करवानी है RCN के साथ। तो यहाँ पर C4H9Cl लिख लेता हूँ मैं, एक सेकेंड यहाँ पर लिख देता हूँ। C4H9Cl है आपके पास, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ? करवानी है आपको रिएक्शन R3N के साथ, ठीक है। तो क्या बन रहा होगा? C3, एक सेकेंड, CH2 को आप ओपन कर रहे होंगे, बीच में से CH2 को ओपन कर रहे होंगे, तो ऊपर CH3 C3H7 जा रहा होगा। देखिए SN2 रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे ना, तो C3H7 होगा। यहाँ पर इस प्रकार से आप एक कार्बन को ओपन करिए, यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन, यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन। तो अब जो यहाँ पर आपको ट्रांजिशन स्टेट नजर आ रही है, इस प्रकार से नजर आने वाली है। Cl यहाँ पर आ जाएगा, और जो आपका R3N है वो यहाँ पर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी SN2 रिएक्शन होती है ना, वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड कर रही होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कि ये पहले ये टूटेगा, क्लोरीन बाहर जाएगा, फिर आकर के R3N अटैक कर रहा होगा, नहीं। ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन एक साथ हो रही होती है। इसी को आप बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। हाँ, समझ में आना चाहिए भाई साहब, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाए। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको बता रहे हैं, तो अच्छी बात होगी। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी, यहाँ पर आपको CH3 CH2 Br दिया हुआ है, AgCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? देखिए जो AgCN होता है ना, तो यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ना, सबसे अच्छे तरीके से बनाते हैं। जो आपको यहाँ पर Ag और CN देख पा रहे हैं ना, और जो यहाँ पर कार्बन एंड सिल्वर का बॉन्ड होता है, ये कार्बन और सिल्वर का बॉन्ड होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मतलब ये इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। दैट मीन्स कार्बन अटैक नहीं कर पाएगा, नाइट्रोजन अटैक कर रहा होगा। नाइट्रोजन अटैक कर रहा होगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो है आपका, वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कार्बन को अटैक करने के लिए। तो नाइट्रोजन अगर अटैक करेगा तो NC जुड़ रहा होगा। CN से जब AgCN अटैक करेंगे तो आपको NC जुड़ता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 यहीं से बाहर हो जाएंगे, आपको NC जुड़ता हुआ नजर आएगा। आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो पढ़ा है KCN में, KCN जब भी आप होता है आपके पास KCN, तो वहां पर CN अटैक कर रहा होता है, मतलब कार्बन ही अटैक कर रहा होता है। बट यहाँ पर कार्बन अटैक नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कार्बन और सिल्वर का जो बॉन्ड है वो इसको रोक रहा है अटैक करने से, कार्बन को। बट नाइट्रोजन तो यहाँ पर अटैक कर देगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा तो NC का फॉर्मेशन हो रहा होता है, यानी कि आइसोसाइनाइड। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो CH3 CH2 CH2 Br है, AgNO2, हाँ, तो यहाँ पर जो आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो अटैक कर देगा, क्योंकि जो यहाँ पर आप बनाते हैं AgN, ये वाला बॉन्ड इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, नाइट्रोजन को ये वाला बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक कर रहे होंगे अगर नाइट्रोजन, क्योंकि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर, नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है, तो लोन पेयर जो होता है नाइट्रोजन का डोमिनेट कर रहा होता है अटैक करने के लिए। इट इज मोर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग देन ऑक्सीजन। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसे जाते हैं ना, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इस प्रकार से जाते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही होती है, इस तरीके से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही होती है। दैट मीन्स फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अच्छा, इलेक्ट्रोनिगेटिव होने का मतलब क्या है? देखिए फ्लोरीन को हटा दीजिए यहाँ से, गेम से फ्लोरीन की बात होगी नहीं यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये है नहीं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। अब इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब होता है कि जो यहाँ पर लोन पेयर्स है ना, जो यहाँ पर लोन पेयर्स हैं, उनको अपने ऊपर होल्ड करने की ताकत बहुत ही अच्छी तरीके से है। मतलब ये लोन पेयर जो है ऑक्सीजन का, वो अपने ऊपर होल्ड करके रखेगा, देगा ही नहीं। अगर ये देगा ही नहीं तो अटैक कहाँ से करेगा? मतलब समझ पा रहे ना, ऑक्सीजन का लोन पेयर लेस अवेलेबल है अटैक के लिए, बट नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। इसकी वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक कर रहा है। नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा तो NO2 ही जुड़ रहा होगा। तो CH3 CH2 Br की बजाय अब यहाँ पर NO2 होना चाहिए, NO2 होना चाहिए। अच्छा, ऊपर नहीं, NO2 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करेंगे तो ONO जुड़ेगा, बट अगर नाइट्रोजन के लोन पर अटैक करेंगे तो NO2 बन रहा होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर अभी भी समझ में नहीं आई है तो वीडियो को बंद करिए भैया, पानी मुंह पर मारिए, दोबारा से देखिए, है ना, एक दो बार सोकर आइए। इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन हम क्या ही दे सकते हैं आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर स्टेटमेंट बन देखिए, इट विल अंडरगो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एट अ फास्टर रेट देन दिस। अच्छा, पर क्या है दोनों में? देखिए यहाँ पर अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ET लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ET लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ET है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब जहाँ पर ET है। हालांकि इसका कोई यूज है नहीं, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया।
यूज किसका है, जो यहाँ पर नाइट्रोजन है इसके ऊपर जो लोन पेयर है, लोन पेयर को रेड पेयर से दिखाया जाएगा, ये रहा नाइट्रोजन, इसके ऊपर लोन पेयर है। अच्छा यहाँ पर तो कार्बन है यानी कि CH, तो यहाँ पर लोन पेयर आपका होगा नहीं। ओके तो मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर CH है, बाकी सब कुछ एक ही जैसा है, तो क्या ऐसा हो जाएगा कि एल्कालाइन हाइड्रोलिसिस फास्टर रेट पे हो रहा होगा इन केस ऑफ नाइट्रोजन, ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जनाब जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वो जो नाइट्रोजन है, मैं यहाँ पर आपको ऐसे निकाल कर बाहर बनाता हूँ, है ना, ET नाइट्रोजन ऐसे हो जाएगा और ऐसे बना हुआ है ना, ये आपका इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी ET है, ये रहा आपका लोन पेयर। ऑल राइट, बिल्कुल जनाब। जो आप यहाँ पर लोन पेयर देख पा रहे हैं नाइट्रोजन के पास, वो अटैक कर देगा उस कार्बन पर जिसके पास क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के पास क्लोरीन है तो ये वाला इस पर अटैक कर देगा, इस पर अटैक कर देगा। दैट मीन्स बहुत ही ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन जो होगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। दैट मीन्स अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब हाइड्रोक्साइड जो होगा वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट अटैक कर रहा होगा। हाइड्रोक्साइड बहुत ही जल्दी अटैक करेगा, तो इसका मतलब जो रेट होगी वो जो रिएक्शन होगी वो फास्टर रेट पर होने वाली है इन कंपैरिजन टू दिस। क्योंकि यहाँ पर ऐसा अटैक नहीं होने वाला, तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ना, उन्होंने इस कार्बन पर अटैक करके इसको हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोक्साइड का अटैक जल्दी होगा, तो रेट आपकी फास्टर रहने वाली है। ठीक है, इसकी वजह से ये हुआ है। आई होप आपको ये नहीं आता होगा, शायद नहीं आता तो इसको पढ़िए, है ना। अगर नहीं आता तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको रिवाइज भी करें वापस से। अच्छा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वही बात है ऊपर वाली है, और यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस फर्स्ट बाय इन्वॉल्विंग लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। वही तो है सब कुछ, बस शब्दों में लिख दिया गया है। यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही, तो ये मॉलिक्यूल के अंदर ही तो हो रहा है, कहीं बाहर तो अटैक हुआ नहीं है, मॉलिक्यूल के अंदर ही अटैक हो रहा है। दैट मींस इंट्रामॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस फर्स्ट बाय इन्वॉल्विंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इन्वॉल्व करके ही यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई जा रही है। सबसे पहले जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद बाहर किसी से अटैक, इसके बाद बाहर किसी पर अटैक वगैरह हो रहा होगा, इसको आप बोलते हैं एनजीपी बोल रहे होते हैं। दैट मींस नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये वाली बात भी आपकी सही है भाई साहब, स्टेटमेंट सेकंड भी आपका सही है, तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 3, है ना। ऑप्शन नंबर 3 थर्ड आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि जो अंदर होगा पहले तो अंदर वाली बातें सॉल्व करी जाएंगी, बाद में बाहर हो रहा होगा तो हो रहा होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। अच्छा देखिए, डिपेंडेंसी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्वोलिसिस यहाँ से पूछा गया है, सॉल्वोलिसिस या फिर SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। आपको नहीं पता है अगर तो शॉर्ट नोट्स में लिखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि किस कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो ब्रोमीन हटाइए कार्बोकटायन बन जाएगा, ब्रोमीन हटाइए कार्बोकटायन बन जाएगा, ब्रोमीन हटाइए कार्बोकटायन बन जाएगा, ब्रोमीन हटाइए कार्बोकटायन बन जाएगा। देखिए कौन सा कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है, जो जितनी बढ़िया तरीके से रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा वो उतना ही बढ़िया स्टेबल होगा। तो बताइए सी वाला दिखाई दे रहा है ना यार, सी की स्टेबिलिटी, सी वाले कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इसके पास ये 2 फिनाइल रिंग है, यानी कि 2 जगह पर रेजोनेंस कर रहा होगा। दैट मींस ये सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है, सी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होने वाली है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, है ना, क्योंकि आपसे असेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है, सी की स्टेबिलिटी ज्यादा रहने वाली है। ओके, इसके बाद नंबर आएगा जनाब किसका, ये, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव सिंगल लेवल मतलब यहाँ पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। हाँ, दो जगह रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, बट एक जगह तो है ही, यानी कि इसके बाद इसका नंबर आ रहा होगा। कोई दिक्कत है आपको इसको समझने में? इसके बाद इस चीज का नंबर आ रहा होगा, दैट मीन्स सी के बाद नंबर आएगा बी का। ओके, क्योंकि इस रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अब बात आ गई यहाँ पर, अब ये तो साइक्लिक है, तो भैया इसका ज्यादा होने वाला स्टेबल तो ए हो जाएगा, और लास्ट में डी आ रहा होगा। दैट मींस डी ए बी सी। कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए थी, नहीं पता है अभी इसी वक्त अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में लिखिए। ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा इन्हीं पर घुमा फिरा अगर आपसे पूछा जाएगा आप फंस जाएंगे, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, कुछ चीजों को बताई हुई चीजों को याद नहीं रखा है। ओके ठीक है, अब आगे आते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर कंपाउंड, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर ये है आपका स्ट्रक्चर, इस रिएक्शन आप बनवाने वाले हैं AgCN के साथ, तो आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछ लिया गया है। अच्छा ठीक है, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो आपका ब्रोमीन और आयोडीन है, ये बेंजीन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स AgCN का जो है इन पर कोई भी किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से
प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कोई भी इफेक्ट इन पर नहीं हो रहा होगा, AgCN किसी भी तरीके से इन पर अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जो AgCN अपना प्रभाव छोड़ेगा वो क्लोरीन पर छोड़ रहा होगा। कहां पर छोड़ेगा? क्लोरीन पर। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कहीं पर, ये देखिए मैंने यहाँ पर बताया था कि किस प्रकार से अटैक हो रहा होगा, वही बात आपको यहाँ पर भी लगा देनी है ना। जो Ag और C∠N है, इसका बॉन्ड जो है बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं तो कार्बन वाला अटैक कर नहीं पाएगा। मतलब कहने का ये है कि कार्बन अटैक नहीं कर पाएगा, नाइट्रोजन के लोन पर अटैक करेंगे तो NC जुड़ रहा होगा, तो क्लोरीन हटा करके NC का एडिशन करिए। क्लोरीन हटा करके आपको NC का एडिशन करना है, NC का एडिशन करना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। ऑलराइट, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए आयोडीन ब्रोमीन को यहाँ पर भी नहीं छेड़ा गया है, बट यहाँ पर CN जोड़ा गया है, बल्कि NC जोड़ा जाएगा, दैट इज आइसोसाइनाइड, ना कि साइनाइड। ऑलराइट, क्या मुझे आगे बढ़ने की इजाजत है? बिल्कुल है, नहीं देंगे तभी हम बढ़ जाएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 9, RBR आपके पास एक्सीडेशन आप करवाने वाले हैं Mg ड्राई ईथर के साथ, देन फर्दर ट्रीटमेंट देने वाले हैं H2O को, H2O के साथ, तो आपको आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन बन रहा है। RBR है, एक्सीडेशन आप Mg ड्राई ईथर के साथ करवाने वाले हैं, तो क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड एजेंट बन रहा होगा, ग्रिग्नार्ड एजेंट बन रहा होगा, दैट इज RMgX, यानी कि RMgBr का फॉर्मेशन हो रहा होगा। फर्दर आप ट्रीटमेंट करने वाले हैं H2O के साथ, तो आपको आपका प्रोडक्ट दैट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ आपको। RBR है, इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं Mg ड्राई ईथर के साथ, Mg ड्राई ईथर के साथ, है ना। ये तो आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो RMgBr बन जाएगी, है ना। फर्दर आप ट्रीटमेंट देने वाले हैं H2O के साथ, फर्दर आप ट्रीटमेंट देने वाले हैं H2O के साथ, तो RH का फॉर्मेशन हो रहा होगा, RH का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो आपको यहाँ पर ये बताना है, जो R ग्रुप मैंने लिखा है ना, यहाँ पर मैंने R ग्रुप लिखा हुआ है, ये वाला, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ RBR प्रोड्यूसिंग 2 मिथाइल ब्यूटेन बाय अबव सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको आइसोमर्स बताने हैं इसके, यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्ट्रक्चर आइसोमर ओनली। ओके, क्लियर है बात? इसका मतलब जो RH है ना, एट द एंड R यही रहने वाला है। तो ऐसा मैंने क्यों बोल दिया R यही रहने वाला है? क्योंकि आपने यहाँ पर ये सबको हटा करके हाइड्रोजन का एडिशन किया है, जो R था उस पर ये पूरा जुड़ जाएगा, फिर आकर के आप इसको हटा करके हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे होंगे तो आपको ये बन जाएगा। दैट मींस इसी को बनाइए आप, इसी को आप बनाइए और देखिए आप ब्रोमीन का एडिशन कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पर पॉसिबिलिटी है इस सब चीज़ों को एडिशन ऐड करने की। क्योंकि आपसे कहा गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ RBR प्रोड्यूसिंग 2 मिथाइल ब्यूटेन बाय अबव रिएक्शन, यानी कि RBR यानी कि ऐसी कौन सी पोजीशन है जहाँ पर ब्रोमीन पॉसिबल है। क्योंकि आपने अगर इसको पूरा R ले लिया है तभी तो आप कहीं पर ब्रोमीन का एडिशन कर रहे होंगे, और उसी ब्रोमीन को यहाँ पर पहले MgBr में कन्वर्ट किया जाएगा, और MgBr में कन्वर्ट किया जाएगा, MgBr में कन्वर्ट करने के बाद इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ब्रोमीन की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ पर है? यहाँ पर है। अगर आपने यहाँ पर ब्रोमीन का एडिशन कर दिया तो आप यहाँ पर एडिशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों पोजीशन से एक ही पोजीशन है। राइट, कोई दिक्कत है आपको? नहीं। तो और बना लेते हैं हम, ऐसे और ऐसे, एक और बनेगा, हाँ एक और बन रहा होगा, एक ऐसे। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ पर आप ब्रोमीन का एडिशन कर सकते हैं। एक तो ये वाली पोजीशन हो गई, ये वाली पोजीशन सेम ही है, तो यहाँ पर आप एडिशन ना करें, और अब यहाँ पर हो रहा होगा एडिशन, यहाँ पर हो रहा होगा, फिर यहाँ पर होगा, और लास्ट में यहाँ पर हो रहा होगा। ये चारों पोजीशंस हैं ब्रोमीन की, जहाँ पर आप ब्रोमीन को ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स जो स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको कॉन्सिडर करने हैं वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 4। हाँ, यहाँ पर बहुत ही एक्साइटमेंट होकर के 4 का मतलब ऑप्शन नंबर 4 मत टिक कर देना, गलत हो जाएगा। राइट, एनी इशू? अगर दिक्कत है ना ये वाला कैसे हुआ, तो आप नंबरिंग करिए, फिर नेमिंग करिए, आपको दोनों के नाम सेम ही नजर आ रहे होंगे। अगर आपने यहाँ पर ब्रोमीन लगाया, यहाँ पर लगाया, अगर ब्रोमीन यहाँ पर लगाएंगे तो नंबरिंग यहाँ शुरू हो जाएगी, ब्रोमीन यहाँ पर लगा देंगे तो नंबरिंग यहाँ शुरू हो जाएगी। ऑलराइट, यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। अच्छा, तो क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, Mg ड्राई ईथर, भाई साहब Mg ड्राई ईथर, ये क्लोरीन बढ़ा करके आप यहाँ पर MgCl जोड़ रहे होंगे। क्लोरोबेंजीन इस प्रकार से होगा, और जो आपकी यहाँ पर Mg ड्राई ईथर है, Mg ड्राई ईथर जो आपने लिया है, क्लोरीन को हटा करके यहाँ पर आप MgCl जोड़ रहे होंगे, MgCl का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छी बात है। और अब आपका CO2 H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन हो रहा होगा, सेकेंड वाला CO2 पॉजिटिव का साथ रिएक्शन हो रहा होगा, तो क्या बन रहा होगा, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ नजर आ रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ नजर आ रहा होगा। तो आप यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे होंगे। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शंस आई होप आपने पढ़ रखी होंगी, ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली बताई गई। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला देखिए पोर्शन, वहां पर आपको बनना होगा।
और जब भी आप बेंजोइक एसिड को जब भी आप NH3 यानी कि अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो आपको बेंजामाइड का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा होता है। ये रिएक्शन 4 से 5 बार आपको बताई गई है एक ही वीडियो में। कौन सा वीडियो है वो? जहां पर मैंने सारी की सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन को कंप्लीट कराया हुआ है। 1 घंटे 44 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो को देखिए, आप पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन है आप उनको एक साथ रिवाइज कर पा रहे होंगे। यहाँ पर क्या जोड़ देंगे आप? CONH2। ध्यान रखिएगा, जब भी आप बेंजोइक एसिड को अमोनिया के साथ हीट करने वाले तो आपको बेंजामाइड मिल रहा होगा। बेंजामाइड की रिएक्शन आप करवाने वाले किसी साथ? अच्छा, ये आपका प्रोडक्ट ए बन चुका है, प्रोडक्ट ए बन चुका है। अब Br2NaOH, ये प्रोडक्ट ए आपका बन चुका है। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है Br2NaOH के साथ। Br2NaOH के साथ ये होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको CO को उड़ाना होता है, इसका काम होता है CO को उड़ाना। तो CO जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कार्बोनिल ग्रुप, इसको उड़ाइए और डायरेक्टली NH2 का एडिशन कर दीजिए। ये आपको आपका प्रोडक्ट बी, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट मिल चुका है। क्या पूछा गया आपसे? 11.25 ग्राम ऑफ क्लोरोबेंजीन विल प्रोड्यूस हाउ मच मिलीग्राम ऑफ प्रोडक्ट बी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1 मोल क्लोरोबेंजीन से 1 मोल एनिलीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, 1 मोल एनिलीन का फॉर्मेशन आपको यहाँ पर होता हुआ दिखाई देना चाहिए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? यस, दोनों के मोल्स को आप इक्वेट कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? C6H5Cl। कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट? 12.72 577 77 प्लस 35.5 करेंगे तो कितना आ रहा होगा? 35.5 कितना आएगा? 5 7 5 12 112.5। हाँ, 112.5 आ रहा होगा। इसका देख लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। C6 हाँ H6 नहीं H7 C6H7 नाइट्रोजन। तो 12.72 प्लस 7 प्लस 14 14 7 21 नहीं 12.72 होगा ना, 12 क्या होगा? 12.72 7 79 4 83 10 93 93। अब दोनों के मोल्स को आप इक्वेट कर सकते हैं। N क्लोरोबेंजीन इस प्रकार से इसको आप इक्वेट कर रहे होंगे N एनिलीन के साथ, N एनिलीन के साथ। ठीक है, वेट मॉलिक्यूलर वेट करेंगे आप तो वेट कितना है इसका? 11.25 मिलीग्राम, मिलीग्राम में है, मिलीग्राम में पूछा गया है, बहुत ही अच्छी बात है। 11.25 मिलीग्राम डिवाइड बाई वेट कितना है इसका? ये रहा मॉलिक्यूलर वेट, मतलब 112.5 इक्वल टू आप करेंगे, इसका आपसे वेट पूछा गया है और इसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो ये तो पूरा सॉल्व हो जाएगा ना यार? बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आप पॉइंट रही, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा तो ये 10 टाइम्स जाने वाला है, ये ऊपर जाएगा, दैट मीन्स 9.3 आएगा। और यहाँ पर आपको 10 टू द पावर -1 दिया हुआ है, दैट मीन्स आप इसको क्या लिख रहे होंगे? 93 इंटू 10 टू द पावर -1 मिलीग्राम। तो 93 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 आपका करेक्ट आंसर हो रहा होगा। बोलो हाँ है ना? क्वेश्चन अच्छा है एंड करना चाहिए आपको, है ना? ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करने का वक्त आ चुका है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। आपने इन वीडियो को सभी क्वेश्चन को कंप्लीट किया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपने इस वीडियो को लास्ट में देखा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलेंगे इस वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल।